Hello friends, welcome back to Health and Homeopathy. I am Dr. Poonam, a homeopathic physician. आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस, डिजीज एंड होम्योपैथी। आज की डेट में हर एक इंसान स्ट्रेसफुल है। हमारा ये पार्ट एंड पार्सल बन चुका है। चाहे वो एक बिन जन्मा बच्चा, जब वो माँ की गोद में क्या कंसीव करती है मदर, तो उस समय से उसका स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों ने अभिमन्यु की कहानी तो सुनी हुई है हिंदू माइथोलॉजी में, कि अभिमन्यु के मदर ने जब स्टोरी सुनी थी तो हाफ स्टोरी के बाद वो सो गई थी। तो दिस प्रूव्स कि अभिमन्यु आधी वो फाइट कर पाया, बाद में नहीं कर पाया। चक्रव्यूह के अंदर तो जा चला गया, बाहर नहीं निकल पाया। चलो एनीवेज, ये एक स्टोरी है। हम लोग इसके विजिबल वो नहीं थे, बट फिर भी हमारी ग्रंथों में जो लिखा गया है। तो स्ट्रेस जो है वो मदर की प्रेगनेंसी से स्टार्ट होता है। अगर मदर जब वो कंसीव करती है उस टाइम उसके सर्कमस्टांसेस क्या थे, उसका माइंड, उसका घर का एटमॉस्फेयर, उसकी जॉब का एटमॉस्फेयर, उसका मन की स्थिति कैसी थी, वो सब कुछ मैटर करता है। उस टाइम पे अगर मदर कुछ स्ट्रेसेस फेस कर रही है, उसके एग्जाम्पल्स अगेन हम लोग होम्योपैथी में देखते हैं। होम्योपैथी में हम लोगों ने ये देखा है कि अगर मदर की हिस्ट्री है कि उसमें मदर ने प्रेगनेंसी में गुस्सा दबा रखा है, तो बच्चा जब पैदा होता है और उसके बाद उसके अंदर ये एक एग्रेशन के रूप में वो बच्चा इस तरह से मैनिफेस्ट करता है कि वो अपने गुस्से में चीज़ें उठा उठा के फेंकेगा। क्योंकि मदर ने अपना गुस्सा दबाया, उस टाइम उसका जो कॉर्टिसोल डिस्टर्ब हुआ, हार्मोन डिस्टर्ब हुआ, उसका सारा इम्पैक्ट बच्चे के माइंड पे आता है। तो जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो एक गुस्सैल बच्चा पैदा होता है। ये एक मैं वन ऑफ द एग्जांपल्स बता रही हूँ। दूसरा एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे प्रेगनेंसी में अगर मदर ने किसी चीज़ को मिस किया है, किसी को याद कर रही थी, या कोई किसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट आ गया या इनसिक्योरिटी आ गई, तो बच्चा जब पैदा होगा तो वो हमेशा हाथ में या तो माँ के कोई भी कपड़ा या बाल कुछ भी पकड़ के सोएगा, या उसको एक हग चाहिए। हर एक बच्चे को हग नहीं चाहिए, उसको एक इनसिक्योरिटी उसके अंदर शो होगी। तो उसके थ्रू हम लोग यूजुअली व्हाट आई डू इन माय क्लिनिक, कि जब मैं पेशेंट को देखती हूँ, बच्चे को देखती हूँ, तो मैं मदर से ये बात कंफर्म करती हूँ क्या प्रेगनेंसी में आपकी कोई ऐसी मेंटल स्टेट रही है। तो शी ऑलवेज कंफर्म्स इट कि हाँ इस तरह से रहा था। ये तो रही बात प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी में मदर जो भी कुछ फेस करती है उसका रीज़न होता है कि फीमेल उस समय हाइपर सेंसिटिव होती है। हाइपर सेंसिटिविटी के कारण उस समय वो और भी ज़्यादा चीज़ें अपनी तरफ से एक्सपेक्ट भी करती है, जो कि मैं एक एज डॉक्टर सलाह देना चाहूँगी कि कोशिश करो कि जब प्रेगनेंसी है उस समय खुश रहना है, कम से कम एक्सपेक्टेशंस रखनी है, गुस्सा कम करना है, ताकि कल को जो फ्यूचर ऑफस्प्रिंग आने वाला है उसके ऊपर कोई बैड इफेक्ट ना हो। तो स्ट्रेस इस तरह से हमारे ऊपर इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आ गया कि बच्चा जब दुनिया में आ गया तो किस तरह का स्ट्रेस आएगा उसके ऊपर। सबसे पहले आज की मदर दूध पिलाना नहीं चाहती अपने बच्चे को, तो पहले ही डिप्राइव हो गया बच्चा। दूसरा रीज़न, आज की मदर क्यों नहीं पिलाना चाहती दूध, क्योंकि दे आर बॉडी फिगर कॉन्शियस। अपनी इस कॉन्शियसनेस के कारण वो कहते हैं हम पतले हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, या हमारी बॉडी फिगर ख़राब हो जाएगा। इस तरह के नोशंस लेके बहुत सी फीमेल्स दूध नहीं पिलाती, जो कि एक रॉन्ग नोशन है। इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। मैं भी एक मदर हूँ, इस तरह से मैंने कुछ ऐसा फेस नहीं किया कि मदर फीड करवाई तो कोई प्रॉब्लम आया। इसके बाद थर्ड चीज़ आती है कि मदर्स आर वर्किंग कंडीशंस में फीमेल्स क्या करती हैं, 2 या 3 महीने बच्चे को अपने साथ रखा, उसके बाद या तो केयर टेकर या फिर उनको क्रैच में छोड़ा। इस तरह से दे आर नॉट बीइंग टेकन केयर बाय द मदर। तो उसकी वजह से भी बच्चा अंडर डिप्रेशन आता है, अंडर स्ट्रेस आता है कि
डिप्राइवेशन आ रही है मदर की तरफ से। या क्या करते हैं पेरेंट्स, अपने ननिहाल में या ददीहाल में छोड़ के बच्चों को आ जाते हैं, और अगेन पेरेंट्स को बच्चा मिस करता है। अगेन इस तरह के बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हैं कि जहाँ पेरेंट्स के साथ बच्चा शुरू में नहीं रहा, तो वो बॉन्ड भी डेवलप नहीं हुआ, उनकी इनसिक्योरिटीज़ भी बच्चे के अंदर आई हुई हैं। तो इस तरह से बच्चा अगेन स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे अकेला बच्चा ही स्ट्रेस नहीं होता, समटाइम मदर्स आर हेल्पलेस टू गो फॉर द जॉब, तो मदर्स आर ऑल्सो इफेक्टेड, सो फीमेल्स आर ऑल्सो इफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। और मेल्स जिनको ओवर स्ट्रेस करना पड़ता है, कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हस्बैंड वाइफ अकेले हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, तो हस्बैंड्स एंड वाइफ्स बोथ आर इफेक्टेड, 3 of them are, rather I'll say whole of the family is affected because of these reasons. तो स्ट्रेस अगेन इज देयर। उसके बाद स्कूल लाइफ में आता है जैसे ही बच्चा, तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। आज की डेट में बच्चे जो है 1 या 2 ही होते हैं, तो उसकी वजह से पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं कि अगर बच्चे के मार्क्स 98 या 97 भी आ गए, तो ये भी पूछा जाता है कि भाई 3 मार्क्स क्यों कम हो गए तुम्हारे, या 2 मार्क्स क्यों कम हो गए। पेरेंट्स वांट्स की 100 आउट ऑफ 100 ही आना चाहिए। तो एक एक्सपेक्टेशंस टू बी फर्स्ट इन द क्लास, वो एक सिर के ऊपर हमेशा एक बच्चे के ऊपर एक डोमिनेशन रहता है। अगेन मैंने अपनी क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिसमें बच्चे ये कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा को ये चाहिए था, तो हमें चाहे कुछ भी, हमारा दिल भी करता था कि हम बाहर जाके खेल लें, तो हम अपनी इच्छाओं को दबाते रहे टू फुलफिल द विश ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स कैन बी डोमिनेटेड टू द चाइल्ड ऑल्सो। जो हमने कहा है वैसा करो, हमने कहा खड़े होना तो खड़े हो, हमने कहा बैठना है तो बैठो। या फिर पेरेंट्स इतने ही ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, एंग्री होते हैं कि बच्चा हर वक्त डरता रहता है। या फिर पेरेंट्स की आपस में इतनी ज़्यादा आर्गूमेंट्स होते हैं, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, उनका इम्पैक्ट भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। ऐसे मेरे पास बहुत से केसेस हैं जिनमें पेरेंट्स आपस में लड़ते हैं, तो बच्चा खुद ये बात बोलता है कि मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि कहीं मम्मी पापा की लड़ाई तो ना हो जाए, कहीं लड़ाई ना हो जाए। इस वजह से वो बेचारा अपने मन की बात नहीं बोलता, या फिर बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं ताकि लड़ाई ना हो, या फिर वो अपनी पिटाई से बचने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं अगेन एज अ डॉक्टर एडवाइस करूँगी कि ये इस तरह से जो बच्चे लड़ते हैं, बच्चे जो डरते हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस, तो पेरेंट्स, अगर आप लोगों के मन में किसी तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ भी हैं, तो प्लीज़ बच्चे के सामने मत कीजिए। जो भी बात करनी है आप अलग जाके बात कीजिए। बच्चे के सामने एक कूल पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अगर आप रखेंगे तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। और ऐसे बड़े सारे केसेस आते हैं जिनमें इस तरह का अगर बच्चे का हिस्ट्री रहता है, जिसमें डोमिनेशन रहती है, पेरेंट्स में फाइट्स रहती है, या पेरेंट्स डाइवोर्स हो जाते हैं, तो ऑटिज़म, कन्वर्जन्स, नर्वसनेस, स्टेज फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्रिमिनल्स बन जाते हैं, बच्चे चोरी करने शुरू हो जाते हैं, और दे फेल इनटू द बैड हैबिट्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दवाइयाँ ही काम करेंगी, कई जगह पे हमें घर का एटमॉस्फेयर चेंज करने से ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगर पेरेंट्स प्यार से बात करें, उसको जो भी कुछ सिखाना है, हो सकता है वो फर्स्ट और सेकंड टाइम में ना करें, तो उसको प्यार से समझाया जाए। हर बार मार भी काम नहीं आती है, बिकॉज मार खाने से भी बच्चा ढीठ हो जाता है, उसको लगेगा क्या है, 1 थप्पड़ लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे रूम में बंद कर देंगे। तो बच्चा एक सिमिलर टाइप ऑफ पनिशमेंट्स लेके वो ढीठ हो जाता है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाद में। तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि जिस तरह से बच्चा अगर प्यार से मान जाता है तो दी बेस्ट। अगर उसको कहीं डांटना भी पड़ता है तो उसकी पनिशमेंट इस तरह की होनी चाहिए कि जो उसके माइंड पे इफ़ेक्ट ना करे। अगर पनिशमेंट्स बार बार देते जाएंगे तो उसके बाद वो बच्चा या फिर रेवोल्यूशनरी बनेगा, रिवेंजफुल रहेगा, या अंदर गुस्सा रहेगा। तो फिर बाद में जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर पेरेंट्स की ये कंप्लेंट रहती है कि इसका तो बॉन्ड ही ख़त्म हो गया हमारे साथ, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता हमारी इमोशंस का। फिर पेरेंट्स की ये कंप्लेंट रहती है कि बच्चा हमसे दूर कैसे हो गया,
या फिर कल को जब बच्चे की शादी होती है फिर उसके लाइफ पार्टनर के ऊपर इसी तरह का एलिगेशन लगता है कि जब से ये शादी हुई है उसके बाद ये इस तरह से हो गया। उसका रीज़न अगेन एंड अगेन हम लोगों को, एक कोई भी इंसान जो दुनिया में आता है, कि अगर वो कुछ भी बनता है उसके पीछे ये सारे स्ट्रेसेस का रीज़न हो सकता है। फिर उसके बाद आ गई फीमेल्स में जो स्ट्रेस आता है, वो एक लड़की जब बॉर्न होती है तो हमारी, जैसे पुरुष प्रधान देश कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है, लेकिन आज की डेट में बहुत सी फीमेल्स को बहुत सारी सपोर्ट्स मिली हैं, नो डाउट, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी नैरो माइंडेडनेस हमारा साथ नहीं छोड़ती है। आज की डेट में भी हर एक फैमिली ये चाहेगी कि गर्ल्स को पूरी फ्रीडम ना दी जाए, पर मैं ये भी बात साथ में कहूँगी कि बहुत सी लड़कियाँ जब उनको पूरी फ्रीडम मिल जाती है तो उसका वो मिसयूज़ भी करती हैं। ये खाली गर्ल्स के लिए नहीं है, बॉयज़ भी, कोई भी इंसान है अगर उसको ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है तो उसका वो मिसयूज़ करता है। तो इस तरह की शिक्षा साथ में देनी पड़ती है बच्चों को कि अगर आपको कोई बेनिफिट, कोई सपोर्ट, कोई एडवांटेज फैमिली की तरफ से मिलता तो उसका मिसयूज़ ना करें। तो फीमेल्स में जब वो बच्चा पैदा होता है, अगर लड़की हो गई तो आज भी 50% हमारी जो पॉपुलेशन है वो उसके लिए हाय बोलेगी, हाय लड़की हो गई, तो पहले ही डिसअपॉइंटमेंट स्टार्ट हो गया घर में। एटमॉस्फेयर, शी इज़ नॉट, हर बर्थ इज़ नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड। तो वो चीज़, उसके बाद उस बच्चे को आगे बहुत सारे टॉर्चर्स झेलने पड़ते हैं कि लड़की है तुम्हें ये नहीं देना, लड़के को देना है। इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं इन द सेक्स, जो जेंडर्स, तो उनके लिए भी ये प्रॉब्लम बच्चों में आती है। फिर उसके बाद जैसे ही वो स्कूल्स में जाती हैं, स्कूल का एटमॉस्फेयर जो है, टीचर्स का, फ्रेंड्स का, घर वालों का, ये जो है, इस कंडीशन में भी एक और स्ट्रेस जो बहुत ज़्यादा बच्चे फेस करते हैं वो है कंपैरिजन। फैमिली में 2-3 बच्चे हैं, कज़न्स हैं, वो बच्चा पढ़ रहा है, तुम नहीं पढ़ रहे, उसकी वजह से भी आगे इनसिक्योरिटीज़ और स्ट्रेसेस आते हैं। अनदर फैक्टर, बच्चों के अंदर जेलसी की भावना बढ़ती है इन चीज़ों से। जेलसी के साथ साथ एक 4 सेकंड फीलिंग आ जाती है बच्चों को कि मुझे प्यार नहीं किया जा रहा, दूसरे को किया जा रहा है। ये जो 4 सेकंड फीलिंग है, ये सिबलिंग्स में यूजुअली आ जाती है। उसका भी अगेन कारण एक है कि जब एक बच्चा फर्स्ट बच्चा होता है, उसके बाद जब सेकंड होता है, तो उस टाइम पेरेंट्स का जो रोल होता है वो भूल जाते हैं। यूजुअली जब भी हमारे घर में कोई एक नया मेहमान आता है, नया बच्चा आता है, तो उससे पहले जो फर्स्ट से बच्चा होता है उसको ना पूछ के छोटे से बच्चे को फर्स्ट पहले उठा दिया जाता है। जहाँ कि मैं यहाँ एडवाइस करूँगी कि अगर आपके फर्स्ट 2 बच्चे हैं तो फर्स्ट बच्चा, जब सेकंड बच्चा पैदा होता है उस समय सेकंड बच्चे को बाद में उठाएं, पहले आप पहले बच्चे को पूछें, तो उन दोनों का बॉन्ड भी बनेगा और वो बच्चा अपने भाई बहन को, जो भी सिबलिंग होगा, उसको वेलकम भी करेगा और उसको ये लगेगा इट इज़ पार्ट ऑफ हिज लाइफ। नहीं तो वो एक न्यू कमर की तरह से उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करता और बाद में उसको ये लगता है कि मम्मी पापा उसको प्यार करते, बिकॉज उसको अपना तो बचपन नहीं पता होता, तो उसको अपनी वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं कि भी मुझे भी मम्मी पापा ने ऐसे ही प्यार किया होगा। तो वो 4 सेकंड फीलिंग भी बच्चों को बीमार करती है। इधर स्कूल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। देन स्कूल्स के अंदर अगर किसी बच्चे की प्रेज़ कर दी जाए या किसी बच्चे को क्लास में डिमोरलाइज़ कर दिया जाए, काइंड ऑफ डिमोरलाइजेशन टीचर्स नहीं करते हैं, लेकिन वो खुद डिमोरलाइज हो जाते हैं कि जब उनको लगता है कि तुमने ये क्यों नहीं किया, इसने किया, कंपैरिजन अगेन। तो यहाँ पे अगर कोई टीचर्स भी देख रहे हैं तो उनको कंपैरिजन में, अगर आपको लगता है कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत हाइपर सेंसिटिव है, तो उस बच्चे को अगर सिखाना समझाना है, तो अगर आप उसको पर्सनली अलग रूम में, अलग बुला के, अलग ऑफिस में बुला के अगर समझाएंगे तो आई थिंक दैट विल हेल्प द चाइल्ड। क्योंकि बीइंग अ टीचर, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ सोशल ह्यूमन बीइंग, हम लोगों का सबका यही मकसद है कि जो एक फ्यूचर, हमारा नेशन का फ्यूचर है, हमारे बच्चे हैं, वो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में पले। फिर अगेन
स्कूल के अंदर ये चीज़ें आती हैं। स्कूल में कंपैरिजंस, फाइट्स, जो भी चीज़ें आती हैं, ये जो स्ट्रेस है बच्चों का वो बहुत ज़्यादा है। उसमें बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर है, नोट्स का प्रेशर है, प्रोजेक्ट्स का प्रेशर है, और बच्चे आपस में जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है आज की डेट में, गैजेट्स। गैजेट्स का बच्चों के पास होना, और एक गरीब परिवार से है, एक अमीर परिवार से है, बच्चों का कंपैरिजन होना, और अपने घर में बच्चों का अपने पेरेंट्स को प्रेशराइज करना कि उस मेरे फ्रेंड के पास इतना कॉस्टली फ़ोन है तो मुझे भी लेके दो, चाहे पेरेंट्स अफोर्ड करते हैं या नहीं। मेरे पास ऐसा भी केस आया जिसमें पेरेंट ने बच्चे को मोबाइल नहीं लेके दिया तो वो घर छोड़ के चला गया। तो इस तरह के प्रेशर्स भी अगेन देखो एक कितना बड़ा स्टेप, ये भी स्ट्रेस ही है जिसकी वजह से ये सारा कुछ आ रहा है। उसके बाद बच्चों को एक डोमिनेशन में रखना कि तुमने यही बनना है जो हमने कहा है, तो वो भी एक रॉन्ग फैक्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बच्चों को देखना चाहिए कि वो क्या बनना चाहते हैं, उनका किस तरफ इंटरेस्ट है। ये नहीं कि हमारा इंटरेस्ट हमारी चॉइस है, लेकिन ये देखो कि उस बच्चे के अंदर कौन सी चीज़ को अच्छा करने का कैलिबर है। हो सकता है कि जो चीज़ हम चाह रहे हैं बच्चा दूसरे में ज़्यादा फ्लोरिश करे। मेरी एक फ्रेंड थी, उनके फादर ये चाहते थे कि वो भी डॉक्टर बने, लेकिन वो और फील्ड में बहुत अच्छा कर सकती थी, लेकिन उसके फादर ने कहा कि पूनम डॉक्टरी कर रही है तो तुम भी करोगे। तो उनके फादर ने जब उनको एडमिशन दिलाया तो शी कुड नॉट स्टडी, उनका 1 ईयर पूरा ख़राब हुआ। उसके बाद आज वो बहुत अच्छी हैं, अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, तो बच्चा स्ट्रेस में आता है। फीमेल्स के अंदर एक और स्ट्रेस है, जब वो उसकी मैरिज होती है लड़की की, तो दूसरी जगह पे जाके अपने आप को एडजस्ट करना, वो भी एक बहुत बिग फैक्टर है। लेकिन उसके पीछे भी एक जो फीडबैक्स पीछे से चले जाते हैं, ससुराल वाले बुरे होते हैं, सास बुरी होती है, ननद बुरी होती है, इस तरह की एक सिविलाइजेशन ही अपनी बिल्टअप हो गई है कि इस तरह से होता है। इवन कि जो इन-लॉज होते हैं उनको भी लगता है कि बहू हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। बेसिकली अगेन द फाइट फॉर सर्वाइवल, कि हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी वैल्यू कम ना हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक जो न्यू गर्ल आई है आप हमारी फैमिली में, अगर हम उसको उसके नेगेटिव्स के साथ एक्सेप्ट करें, और जो लड़की दूसरी फैमिली में गई है अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं तो वहाँ जाकर भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये फाइट ही ख़त्म हो जाएगी। इसमें सब में पिसता कौन है? एक मेल। मैं फीमेल हूँ पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि मेल्स भी उतने ही पिसते हैं, बिकॉज उनको बनाना पड़ता है बैलेंस अपने पेरेंट्स में और वाइफ में। तो उसकी वजह से द मेल्स आर ऑल्सो इफेक्टेड। इसमें ये नहीं कि अकेले फीमेल, पहले बच्चा फिर फीमेल्स, अब मेल्स। मेल्स में सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है ही है कि फैमिली में एटमॉस्फेयर को बैलेंस करना। दूसरा फैक्टर होता है कि उनको जॉब में सपोर्ट करना, और अगर साथ में फीमेल भी सपोर्ट कर रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो अकेला सोलो अर्निंग हैंड है तो उसके लिए डबल स्ट्रेस हो जाता है। तो और आज जो हमारी जॉब स्ट्रेस है, जॉब स्ट्रेस इस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आज की डेट में हमारा जो जॉब स्ट्रेस है वो टारगेट अचीविंग हो गया है। हर एक इंसान जहाँ पे भी प्राइवेटाइज्ड कंपनी में कर रहा है या गवर्नमेंट में भी कर रहा है, तो हर एक जगह टारगेट अचीवमेंट के लिए बहुत स्ट्रेस है, क्योंकि आगे बढ़ना है तो आपको टारगेट अचीव करने पड़ेंगे। तो टारगेट अचीव करने के लिए अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करता है जब इंसान, चाहे वो मेंटल लेवल पे है चाहे वो फिज़िकल लेवल पे है, बिकॉज अगर आपने लाइमलाइट में आना है तो आपको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। तो उस कंडीशन में वो मेल पर्सन भी स्ट्रेस्ड होता है। अगेन उसके बाद आ जाते हैं मेल्स में एक्सपोजर टू ऑल टाइप ऑफ अब्यूजिव थिंग्स लाइक ड्रग्स, अल्कोहल, रॉन्ग हैबिट्स। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंसान स्ट्रेस में करना शुरू कर देता है।
कि मेरे को नींद अच्छी आएगी तो चलो मैं शराब पी लेता हूँ या मैं कोई ड्रग ले लेता हूँ। तो एक तो पहले स्ट्रेस ने काम ख़राब किया ही होता है, ऊपर से ये जो चीज़ें लेते हैं नारकोटिक्स या अल्कोहल्स, वो सारी चीज़ें और एडअप कर देती हैं उसकी बीमारी को बढ़ाने के लिए। तो आई विल एडवाइस कि जो आप ऑलरेडी जब आप स्ट्रेस में हैं तो आपका बॉडी सिस्टम तो पहले ही ठीक नहीं काम कर रहा, तो ऊपर से आप जब और एसिडिक चीज़ें या गलत चीज़ें लेंगे तो वो अच्छा तो नहीं करेंगी। नींद तो आपकी नशे में थोड़ी देर के लिए आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं एडवाइस करूँगी कि होम्योपैथी वर्क्स फैंटेस्टिकली फॉर सच काइंड ऑफ कंडीशंस कि जिसमें आप अगर स्ट्रेस में हैं, तो जो मेरा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है कि अगर इंसान 24 आवर्स से 72 आवर्स के अंदर, बिफोर 72 आवर्स स्ट्रेस में होम्योपैथिक मेडिसिन ले लें जो कि एंटी डिप्रेसेंट नहीं है, वो सिर्फ जो आपका हार्मोनल सर्ज हुआ है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस उसको नलीफाई कर देगी और आपको फिजिकल डिजीज़ नहीं आएगी, दैट आई गारंटी। जो कि मैंने 30 इयर्स में देखा। जिन पेशेंट्स को, मेरे जो पेशेंट्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को अप्लाई किया है अपनी लाइफ में, तो उन लोगों को रेगुलर मेडिसिन खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी बिल्टअप हो गई है। इट इज़ सिमिलर टू कि जैसे ही डिजीज़ स्टार्ट हो हमने उसको वहीं पे स्टार्ट मेंटल लेवल पे हुई है, फिजिकल पे नहीं आई है, उससे पहले ही अगर हम मेंटल लेवल पे ही उसको डिजीज़ को ख़त्म कर देते हैं तो होम्योपैथी मेडिसिन जो हैं फैंटेस्टिकली उन चीज़ों को ख़त्म करती हैं। तो अगर मतलब आप स्ट्रेस में हो, विद इन 24 आवर्स डोज लो तो आपका स्ट्रेस भी ख़त्म होगा, डिजीज़ भी नहीं प्रोग्रेस करेगी और आप हेल्दी भी रहोगे, आपको फालतू की दवाइयाँ भी नहीं खानी पड़ेंगी। तो ये जो चीज़ है इसके लिए मैं आपको यही यहाँ बताना चाहूँगी कि हम स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स। देन कम्स द एज ऑफ ओल्ड एज। ओल्ड एज बहुत डिफ़िकल्ट होती है, ओल्ड एज, बिकॉज ओल्ड एज में एक तो हमारा शरीर ही नहीं चलता, दूसरी हमारी ईगो सेटिस्फाई नहीं होती बिकॉज हमें शुरू से आदत पड़ी होती है अपना खुद काम करते हैं। आज हम भी काम कर रहे हैं तो कल को हमें लगेगा कि हमें क्यों कोई कमांड करे, या जब कोई हम किसी को अच्छी बात भी बताते हैं तो हमारे बच्चे नहीं सुनना चाहते। आज की डेट में अगेन बच्चों का एक जनरेशन गैप आ गया है। जनरेशन गैप के कारण जो हमारा जैसे टाइम पीरियड चल रहा है, एकदम न्यू इरा में हम लोग एंटर किए हैं, तो उस इरा के कारण जो पुरानी स्टाइल के लिविंग स्टाइल्स थे उनसे हम एंटायरली चेंज हुए हैं, लेकिन हम लोग वही चीज़ सेम एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से, तो वो पॉसिबल नहीं होता कि वो 100% हमें मिले, क्योंकि ये संस्कार जो हैं हमें फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ आवर लाइफ, जब बच्चा पैदा होता है अगर हमने उसको कुछ सिखाना है तो पहले 5 साल में अगर हम सिखा देंगे तो वो सारी उम्र हमें सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन बाद में अगर हम सोचें कि जब बच्चा टीन एज में आ गया है फिर हम सिखाएंगे, फिर पेरेंट्स आके बोलते हैं कि बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है, तो वो नेचुरल है, बिकॉज उसको हमें अगर किसी चीज़ की हैबिट डालनी है वो हमें उसको पर्सनली भी शो करना पड़ेगा। अगर हम किसी के साथ गलत बोल रहे हैं तो हमारा बच्चा भी आगे गलत ही बोलेगा। तो वी आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर आवर चिल्ड्रन। तो हम लोगों को उस तरह की बात ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए जिस तरह की हम बिहेव करते हैं। तो मैं यहाँ पे पेरेंट्स को जो ओल्ड एज वाले हैं उनको गलत नहीं कह रही कि आप लोग गलत हैं या हम लोग गलत हैं, इसमें गलत कोई नहीं है। हमारी सिर्फ ये एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि हमारे मुताबिक चले कोई, जो कि बहुत हद तक शायद नहीं हो पाता। तो अगर हमने अपने आप को ठीक रखना है, घर का एटमॉस्फेयर ठीक रखना है, तो बहुत सी बातें इग्नोर करनी पड़ेंगी, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का है। हम सिर्फ प्रेशराइज कहाँ कर सकते हैं जहाँ हमें पता है कि उस कारण ये बंदा बीमार हो सकता है, वहाँ हमें प्रेशराइज करना है। लेकिन प्रेशराइजेशन भी अगेन उतनी नहीं हो पाती क्योंकि आज की डेट में कोई सुनना नहीं चाहता। तो ऑल द थिंग्स मैंने अब सब एज ग्रुप को डिस्कस किया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो एक स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस, दूसरा सोशल स्ट्रेस, पहला एज स्ट्रेस तो मैं बात कर ही चुकी हूँ,
तो फाइनेंशियल स्ट्रेस में भी अगेन एक चीज़ आ रही है कि हर एक इंसान अपने आप को बेस्ट शो करना चाहता है। उसके चक्कर में क्या करता है वो, या तो खर्चा ज़्यादा कर देगा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, उसके कारण फिर वो डिप्रेशन में आता है, या फिर वो सुसाइड्स तक कर लेते हैं लोग कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, चलो जी सुसाइड कर लो। तो सुसाइडल टेंडेंसीज जो हैं विद द एज, विद दिस एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। तो इन चीज़ों को हम कैसे रिलीव कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने आप को हेल्दी रख के, एक हम लोग बिकॉज ऑफ ओवर यूज़ ऑफ गैजेट्स चार दीवारी में अंदर बंद होके रह गए हैं। अगर कभी हम फ्री भी होते हैं तो हम मोबाइल पे लग जाते हैं, या फिर हम कोई भी गैजेट को यूज़ करेंगे, टीवी देखेंगे। तो एक तो हमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन तो बढ़ ही गया है, तो सैर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगा किया जाए, उसमें प्राणायाम्स किया जाए। तीसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटल स्ट्रेसेस। मेंटल स्ट्रेसेस में जो मेडिटेशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो जो है प्राणायाम है। अगर प्राणायाम नहीं कर सकते तो आप कान अपने बंद कीजिए और आंखें बंद कीजिए। इस तरह की एक्सरसाइज अगर आप करते हैं 5 मिनट्स 10 मिनट्स जितना भी आप कर सकते हैं उसको कीजिए। एक एक्सरसाइज ये कर सकते हैं। दूसरा, जब आप सोने के टाइम पे अगर आप आधा घंटा अपने सिर्फ कानों को बंद करके कानों की आवाज़ सुननी है, जैसे लगेगा कि आग धधक रही है, उस आवाज़ को सुनते सुनते आप सो जाएं तो आपको बहुत मेंटल रिलीफ मिलेगा। उस टाइम आपका थॉट प्रोसेस कट डाउन होगा, तो आपका ब्रेन एक्टिव होगा। ब्रेन के अंदर वाइब्रेशंस के साथ वो चीज़ जो है आपके बॉडी के हार्मोन्स को नॉर्मलाइज करेगी। तो ये वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, जो कि मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ। देन थर्ड थिंग है कि सुबह उठ के बिना ब्रश किए, रात को ब्रश करके तो हम सोते ही हैं, सुबह उठकर बिना ब्रश किए ओक लगा के, जैसे जग में पानी लीजिए और ऐसे करके पानी पी के आप 10-15 मिनट लेट जाइए। लेटने के बाद जब आप उठेंगे तो आपका पूरी बॉडी का जो टॉक्सिजेनिक मटेरियल है वो रिमूव हो जाएगा और उसके बाद आप हेल्दी फील करेंगे। आपसे ये जो मैंने पानी का इस तरह से बताया है, ये मैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कि इसका लॉजिक क्या है, क्यों हम इसको करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करें। और आई विल एडवाइस कि जब भी आप स्ट्रेस में हो तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं। वो आपको नलिफाई करेंगे आपके मेंटल स्ट्रेस को विद द मेडिसिन। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उस मेडिसिन को आप 1 या 2 दिन के लिए लेना पड़ेगा, आपको उसमें ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ को ले लेते हैं तो आप डिज़ीज़ ही नहीं आएगी। जब डिज़ीज़ नहीं आएगी तो यू विल ऑलवेज रिमेन हेल्दी। तो आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, लेट नाइट खाना बंद कीजिए, लेट नाइट सोना बंद कीजिए, जल्दी सोएं, जल्दी उठें और खुली हवा जितनी ले सकते हैं लें। ऑक्सीजन को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो मॉर्निंग में मिल सकती है, क्योंकि आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और कोशिश करें कि अपने दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लो रखें। नो एक्सपेक्टेशन, नो स्ट्रेस, नो वरीज। तो ये वरीज को भी कम करने का तरीका है कि लीव द थिंग्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड। ऑल्दो हम लोगों को उसके लिए एफर्ट्स तो करनी ही है, लेकिन वरी करने से एफर्ट तो प्रॉब्लम तो नहीं ख़त्म होगा। हमें सोल्यूशन ढूंढना है, रादर देन थिंकिंग अपॉन हाई ये क्यों हो गया, इसके बारे में सोचने के बजाय उसका सोल्यूशन सोचा जाए। और जो बड़े हैं छोटे हैं आपस में बॉन्ड बनाना है तो एक दूसरे की गलतियों को एक्सेप्ट करना कोशिश करें। नेगेटिविटी मत लाएं कि तुम्हें ये नहीं आता, इसको ये नहीं आता, वो ये नहीं कर रहा, ये यही नहीं कर रहा। जितनी देर हम कंप्लेंट्स करते जाएंगे हम अपना ही स्ट्रेस बढ़ाएंगे। अगर हम किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या हम किसी से भी गुस्सा हैं तो हम अपना ही स्ट्रेस बढ़ाएंगे, किसी और का नहीं।
तो रादर देन क्रिटिसाइजिंग अदर्स, ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन आउट ऑफ इट, कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को स्मूथ लाइन कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। जितना स्ट्रेस फ्री करेंगे उतना हमारी डिजीज़ेस कम होंगी, उतनी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनेगी, एंड वी विल ऑलवेज बी हेल्दी। And thank you very much. Health and Homeopathy always will try to give best and best videos to improve the life at home, at your job, in the nation, in the world. Thank you very much.